हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे हो गए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, नए साम्राज्य और राज्य। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं कि अरविंद राजा बना। तो अरविंद जो है वह राजा बना, ये क्वेश्चन कहाँ से उठता है? तो अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि सही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूपलहले कागज़ में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद जो था वह सोचने लगा। ये अरविंद का फोटो दिया गया है कि उसने सोचा कि राजा तो इस तरह का होता है, उसकी ऐसी वेशभूषा होती है, उसका स्टाइल इस तरह से होता है। तो वो यही सब सोच रहा था। लेकिन जब उससे ये कहा गया कि तुम्हें बैठकर वीणा बजानी है और कविताएं भी पढ़नी है, तो वह सोचने लगा कि ऐसा संगीतज्ञ राजा आखिर कौन हुआ था। तो आइए उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। किसकी? तो समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किससे? तो जो अशोक स्तंभ है उसके एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन, इनका नाम याद रखिएगा, हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि कौन थे? हरिशेन, इनके द्वारा एक काव्य में की गई थी। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। और प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुम अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, उसमें पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी के बारे में। परंतु गुप्तकाल में इनका महत्व जो है वो बहुत बढ़ गया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो गुप्तकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती क्या है? तो कवि ने इसमें जो है राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। किसकी? तो समुद्रगुप्त की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही वाक्य का अंश दिया गया है। अब जो प्रशस्ति है वह किस प्रकार दी गई है, आइए आपको दिखाते हैं। तो योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़े हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो इस तरह के लंबे लंबे जो हैं वाक्य दिए गए हैं समुद्रगुप्त के बारे में और उन्हें बहुत ही महान योद्धा बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग मानचित्र देखेंगे, उसमें आप लोग देखना कि गौर से देखना तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से और तथा जो तुम्हें पूर्वी समुद्र के तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र जो होंगे वो बैंगनी रंग के और नीले रंग के दिखाए जाएंगे। ये मानचित्र जो है इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन जो थे 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कितने? तो 4 राजाओं और उनके प्रति नीतियों का वर्णन करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बीड़ा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इन सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से देखिएगा, अशोक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। इस तरह के सिक्के भी प्रचलित हुए थे। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के इनको बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीड़ा बजाते हुए सिक्के किस पर अंकित है, किस राजा को अंकित किया गया है? तो समुद्रगुप्त को। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये देखिए नीतियों का वर्णन करते हैं। जो 4 नीतियां हैं कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, पहली है मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र जो है आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, किसका है? तो आर्यावर्त का है और उन 9 शासकों का है जिन्होंने समुद्रगुप्त को हराया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद जो है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। कितने? तो 12। ठीक है, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था
और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था, समुद्रगुप्त से हार गए थे तो उसके सामने अपना समर्पण कर लिया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट हमारा है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। किससे, तो बैंगनी रंग से। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, जो कि हमने उन लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो जो बैंगनी रंग से रंगा गया, इसमें क्या होता था, इसमें कुछ उत्तर पश्चिम के और कई गण और संघ आते थे और क्या करते थे, तो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाया करते थे और जो उसकी आज्ञा होती थी उसका पालन किया करते थे दरबार में उपस्थित होकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 4 है कि वाहे इलाके से शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश। ठीक है, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, श्रीलंका के जो शासक थे ये भी इन्होंने समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी उसे स्वीकार कर लिया था और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। आगे देखते हैं हम लोग, पॉइंट है हमारा, आगे देखिएगा, मानचित्र दिखाया गया है आपको और मानचित्र में जो है इलाहाबाद का पुराना नाम था। ठीक है, वो दिखाया गया है, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, पटना, सब आपको ढूंढना है। और इसमें आपको बता दे, देखिएगा यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं। जो आंतरिक राज्य दिखाए गए हैं वो पिंक कलर से दिखाए गए हैं। तो आइए पहले हम लोग आंतरिक राज्य ही देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो कि पिंक कलर से दिखाया गया। तो इसमें आंतरिक राज्य सिर्फ एक दिखाया गया है, थानेश्वर। तो थानेश्वर क्या है, ये एक आंतरिक राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बाहरी राज्य जो कि ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। तो देखिएगा ब्लू कलर से क्या दिखाया गया, वल्लभी दिखाया गया है। वल्लभी, वल्लभी क्या है, तो ये बाहरी राज्य है। वल्लभी के साथ साथ यहाँ पे और क्या दिखाया गया, श्रीलंका को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बाहरी राज्य है। उसके साथ साथ अब ग्रीन वाला देखते हैं, आर्यावर्त। तो आर्यावर्त में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आर्यावर्त में आता है कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ये आर्यावर्त है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब नगर देखिएगा, नगर को दिखाया गया ब्लैक पॉइंट से। तो नगर कौन कौन से हैं, थानेश्वर नगर है, मथुरा भी है, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। इसके साथ साथ उज्जैन और बल्लवी, भरूची, सातवाहन, अजंता, ऐहोल, चालुक्य और अमरावती। इसके साथ साथ क्या है, आगे देखिएगा, आगे है पल्लव, कांचीपुरम और महाबलीपुरम, अरिकामेडु है, पुहार है, मदुरै है, पांडे है। ये सब क्या है, तो ये नगर है। और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर कौन कौन से हैं, ये देखिएगा, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें दिखाया गया है, ये जो रेड पॉइंट से दिखाए गए हैं यही जो है ये गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो नगर हैं ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। अब आपको याद रखना है 58, विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से शुरुआत होता है। वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया है। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वंशवलियाँ। वंशवलियाँ कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, आइए इनके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रतिमाह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है तो डिटेल में पढ़ रहा है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, तो कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी गण की थी। और पिता जो थे वह चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी।
समुद्रगुप्त ने ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो था वह बढ़ता गया। तो महाराजा धीराज जैसी उपाधि जो थी वह हासिल की थी किसने? चंद्रगुप्त ने। आगे देखिएगा। और ये उपाधि जो है ये समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी, महाराजा धीराज पद की। आगे देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली और पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। किसका? समुद्रगुप्त का। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे, तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी और पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में, और हर्षचरित जो पुस्तक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्षचरित में हर्षवर्धन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट। अब इनके जो हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। और अभी जब बात हो रही थी समुद्रगुप्त की, तो उनके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बाणभट्ट थे और समुद्रगुप्त के हरिशेन थे। ठीक है, और संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित किसने लिखी, तो आप लोग हर्षवर्धन कर देते हैं। हर्षचरित जीवनी जरूर है हर्षवर्धन की, लेकिन इसे लिखा किसने है? उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री हुएन त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। हुएन त्सांग के बारे में जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था उसमें पढ़ा था, और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया था। तो हर्षवर्धन के बारे में जो भी कुछ उन्होंने देखा था, किसने किसने देखा था बताइए? तो हर्ष के बारे में हुएन त्सांग जो कि आया था उनके में, उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है जो हुएन त्सांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। कहाँ के? तो थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई जो थे कन्नौज के शासक थे, जो कि मानचित्र 7 में भी दिखाया गया था कन्नौज। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज पर शासन किया करते थे, लेकिन जो बंगाल के शासक थे उन्होंने उनके बहनोई को मार डाला था। किसके? तो हर्षवर्धन के। तब हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और फ्रेंड्स, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। किसने? तो चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने उन्हें जो था वह रोका था। अब पे क्वेश्चन उठता है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखो और सूची बनाओ। जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे, ये आपको सोचना है और मानचित्र में देखना है। आगे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। इन राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शासकों के बारे में। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेवर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कैसा केंद्र था? तो व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। तो जो ऐहोल था पहले व्यापारिक केंद्र था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये एक धार्मिक केंद्र बन गया, और जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य जो थे एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर हुआ करते थे उन्हें जो है पल्लव और चालुक्य अपना अतिक्रमण करके निशाना बनाया करते थे। और फिर पुलिकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। तो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? पुलिकेशन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति
अब पुलकेशन द्वितीय का जो दरबारी कवि कौन था, तो रविकीर्ति था। इसके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य जो है वह मिला था। किसे? तो पुलकेशन द्वितीय को। आगे देखिएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। किसे? तो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। लेकिन इसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे क्या करना पड़ा था? तो छिपना पड़ा था। पर चालुक्यों के विजय की अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तो कक्षा 7 में पढ़ेंगे कि चोल वंशों ने राष्ट्रकूट और चालुक्यों को किस तरह से समाप्त किया। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इस राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है। तो पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवांशिक बन गए थे। आनुवांशिक बन गए अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। ये क्या हो गया? तो आनुवांशिक बन गए थे। ठीक है। जैसे कि पाप मतलब पिता के बाद जो है वो पद जो है वो बेटा को मिलेगा। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। और फ्रेंड्स, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। आगे देखिएगा, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, शर्तवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है और एक साथ कई कार्य भी ये लोग कर सकते थे। अब फ्रेंड्स, इस तरह जो है नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य जो है वह स्थापित कर लेते थे। क्या करते थे? जब वे प्रभावशाली हो जाते थे तो वे अपना स्वयं का राज्य जो है वह स्थापित कर लेते थे। अब बात करते हैं एक नए प्रकार की सेना के बारे में। तो एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इसमें से कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। और क्या होता था? साथ ही साथ वह इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत जो है ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है। जहाँ पर भी ये दुर्बल होते थे शासक, तो वहाँ पे क्या करते थे? सामंत जो है वह स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं, किस तरह से सभाएं होती थी, क्या होता था, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं जो हैं ये शताब्दियों तक काम करती रही हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं उस जमाने में आम लोगों के बारे में। जो अभी तो हम लोग शासकों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन उस जमाने में जो आम लोग हुआ करते थे, जो जनता हुआ करती थी, वो क्या करती थी, उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो जनसाधारण के जीवन को थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो हैं ये प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है किसका, तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो है दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात जो है वह कही गई है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को जो है वह भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ जो है शराब खाने चल पड़े। ठीक है, तो जो वहाँ उन लोगों ने जो उसके साथ बिहेव किया था वो बहुत ही मिसबिहेव किया था, तो इसी के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, ठीक है, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं किसके बारे में, तो जो बाहर रहते थे जनता जनता के बारे में, आम लोगों के बारे में। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। ऐसा लिखा गया है इन लोगों के बारे में। किसने लिखा है, फाइहान ने लिखा है। आगे है, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा भी सजीव चित्रण किया गया है। तो किसके द्वारा, बाणभट्ट द्वारा जो अभियान निकली राजा की सेना है उसकी बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। ये उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से इसका चित्रण किया गया है। जो राजा की सेना निकली थी इसके बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, अब देखिएगा आप लोग क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आइए देखते हैं। राजा जो है बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें जो है हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, अश्वाव, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे कि बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेल गाड़ियों पर या फिर ऊंट पर या फिर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। क्या किया जाता था, तो लाद कर ले जाई जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ संगीतकार नगाड़े, बिगल तथा तुरही बजाते हुए क्या करते थे, तो चलते थे। तो इस तरह के मतलब खाने पीने की चीजें भी ले जाया करते थे ये लोग, और नगाड़े बजाते हुए ये लोग साथ में चलते थे। और क्या होता था, रास्ते में जो पड़ने वाले गांव उनका सत्कार करना पड़ता था। जो गांव वाले होते थे उनका सत्कार करना पड़ता था, और वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। क्या होता था, जब इस तरह से ये लोग यात्रा करते थे तो पूरी दुनिया क्या होती थी, तो धूल में डूब जाती थी। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। तो ये चैप्टर जो था हमारा यहीं तक था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत कब से हुई, तो 1700 साल पहले हुई, और हर्षवर्धन शासनकाल की शुरुआत 1400 साल पहले हुई। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन जो है वह 14 साल पहले आया, 1400 साल पहले। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9। इसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, तो दक्षिण के राज्य की सभाओं के बारे में पढ़ा, और एक नए प्रकार की सेना किस तरह सुसंगठित की गई उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और ये इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था ये भी जानकारी हम लोगों ने ली। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ा। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ
बाद हम लोगों ने वंशावलियाँ पढ़ी, मानचित्र को भी देखा, जो आंतरिक बाहरी राज्य थे उनके बारे में देखा हम लोगों ने, और इसके साथ-साथ समुद्रगुप्त के बारे में देखा, और उसने जो बीड़ा बनाते हुए सिक्के हैं उनको हमने दिखाया। तो यही था इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमने डिस्कस किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।